हेलो दोस्तों, NCERT 6 क्लास इतिहास अध्याय 1। आज NCERT का समरी लाया हूँ जो UPSC, BPSC, SSC, रेलवे ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा YouTube चैनल विक्रम जी के वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखिए, अगला पॉइंट देखिए, कृषि आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। देखिए, कृषि का आरंभ जो है 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर जो है 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब कि सिंधु सभ्यता का जो प्रथम नगर था वह 4700 वर्ष पूर्व बना था। यह भी कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है 4700 वर्ष पूर्व बना था। आगे देखिए, गंगा घाटी के समय मगध का सबसे बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व बना था। यह भी कह सकते हैं कि गंगा घाटी के समय जो मगध का सबसे बड़ा राज्य था वह 2500 वर्ष पूर्व बना हुआ था। नोट, आगे देखिए, नोट देखिए, आखेट। आखेट का मतलब शिकार होता है। आखेट का मतलब शिकार होता है। भोजन के लिए जड़ों, फल, जंगल में अन्य संग्रह किया करते थे जो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यानी कि भोजन के लिए जो थे वे लोग जो पहले के ज़माने के लोग रहते थे जंगल में, वह क्या करते थे? भोजन के लिए जड़ों, फल, जंगल में अन्य संग्रह किया करते, जमा किया करते थे। और वह कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। आगे देखिए, लाखों साल पहले लोग भोजन संग्रह के रूप में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वह रहते थे नर्मदा नदी के तट पर। आगे देखिए, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। मतलब कि स्त्री पुरुष ने सबसे पहले किस फसल को उपजाया? गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके देख लीजिए। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। आगे देखिए, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले किसको पालतू बनाया? किस पशु को पालतू बनाया? उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। आगे देखिए, ये लोग गांव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। आगे देखिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्र में कृषि का जब कृषि का विकास हुआ तो सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित, वे स्थान जो है विंध्य के उत्तर में स्थित थे। कृषि का विकास हुआ, सबसे पहले चावल उपजाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा आप लोग। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व वही किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले और गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तट इलाकों में नगरों का विकास हुआ। नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि कहने का ये मतलब है, सिंधु के जो सहायक नदी थे, नदी के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व वही किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले और गंगा की सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तट के इलाकों में नगरों का विकास हुआ। यानी कि ये ऐसे समझ लीजिए कि गंगा के जो सहायक नदियाँ थी उसके इलाके में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिणी में सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल
में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में जो सहायक नदी सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। आगे देखिए, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आगे देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली यूनानियों ने सिंधु को हिंदौस अथवा इंदौस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। आगे देखिए, भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत का नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का जो समूह था उसके लिए भारत का नाम लोगों के समूह के लिए भारत का नाम प्रयोग किया जाता था। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। और इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखिए, अतीत की जानकारी के लिए स्रोत। आगे देखिए, पांडुलिपि, ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। इतना समझ लीजिए कि पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी। आगे देखिए, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। आगे देखिए, ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी मिलती है। आगे देखिए, अभिलेख तो जानते हैं क्या आप लोग जानते हैं कि पत्थर पे लिखा जाता था। जैसे कि राजा था किसी को संदेश देना होता तो वो या तो कुछ प्रशंसा या वंशावली करवाना होता तो कोई कार्य करवाना होता तो पत्थर पर लिख दिया जाता था। आज भी कहीं कहीं इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। इन पर शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली कार्यों का विवरण मिले। आगे देखिए, लिखित स्रोत में क्या है? लिखित स्रोत में महाकाव्य, कविताएं या नाटक इत्यादि मिले हैं। आगे देखिए, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे। आगे देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों इत्यादि। आगे देखिए, इनमें से बर्तन, हथियार, आभूषण, सिक्के, मुहर इत्यादि। आगे देखिए, जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों, हड्डियों इत्यादि। आगे देखिए, नोट, पांडुलिपियों, अभिलेख अथवा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, इतिहास
और तिथियां बीसी। देखिए बीसी का मतलब होता है हिंदी में ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है हिंदी में ईसा पूर्व। एडी का मतलब होता है हिंदी में ईस्वी।